चलो अब आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें पर्ण लीफ, वो पढ़ने का वही तरीका। सबसे पहले अपन इसमें कंटेंट की बात करेंगे और फिर अपन उन कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। पर्ण में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले अपन इसका पर्ण का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय, परिचय की चर्चा भी अपन कर लेंगे। फिर मैं आपको इसमें पत्ती के भाग पढ़ाऊंगा, ये इसका दूसरा कंटेंट रहेगा, पत्ती के भाग। आपके एनसीईआरटी में ये सब चीजें बिना हेडिंग के लिखी हुई है, पर हम हेडिंग के साथ पढ़ेंगे। पत्ती के भाग के बाद अपन इसमें एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज पर्ण विन्यास। ये अपन पर्ण विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। पत्ती किस तरीके से तने या उसकी शाखा पर लगी होती है वो देखेंगे। पर्ण विन्यास के बाद आप इसमें एक और पढ़ोगे मुझसे, दैट इज शीरा विन्यास, वेनेसन, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। और शीरा विन्यास के बाद में लास्ट में आप पढ़ोगे मुझसे इसमें पर्ण के प्रकार। जब आप इतना सब कुछ पढ़ोगे तो आप कहोगे। पर्ण के प्रकार के बाद में एक कंटेंट और भी है, पर्ण के रूपांतरण। ये मोटे मोटे इसके कंटेंट रहेंगे। आज की क्लास में हम इसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे, बचा हुआ पार्ट अगली क्लास में खत्म करेंगे। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करता हूं इसके परिचय से लेकर। ये कंटेंट एनसीईआरटी में कंटेंट लिखे होते हैं, पर मोर्फोलॉजी में एनसीईआरटी के कंटेंट बहुत कम लिखे हुए हैं। मैं टॉपिक वाइज इसके कंटेंट बता रहा हूं और राइटर ने यूनिट वाइज कंटेंट लिखे हैं, मैं टॉपिक वाइज कंटेंट बता रहा हूं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से, परिचय से। ये पत्ती क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, कहां से निकलती है, कैसे लगी होती है और क्या करती है, यही परिचय की बात है। आपकी एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ परिचय का ही है। पहले अपन बोर्ड पर समझते हैं कि पत्ती होती क्या है। आए हम परिभाषा की बात करें। अब तक आप दो टॉपिक पढ़ चुके हो, जड़ और तना। उसमें भी मैंने ये कही थी कि जब भी हमको किसी चीज की परिभाषा देनी होती है तो सबसे पहले हम उसके लक्षणों पर विचार करते हैं। हमको पत्ती की परिभाषा देनी है तो हम यहाँ पर पत्ती के लक्षणों पर विचार करेंगे। ऐसी सी एक पत्ती होती है, अगर हम देखें तो ये तना या शाखा, ये पर्वसंधि, तभी ये तना या शाखा है, और ये यहां से निकलती है, ये पत्ती। बिना कुछ बोले एक बात समझ गए पत्ती की पहले लक्षण, कि ये तने या शाखा की पर्वसंधि से उत्पन्न होगी। ये इसके अलावा अन्य किसी स्थान से नहीं निकल सकती। यानी पहला लक्षण, ये तना या शाखा की पर्वसंधि से उत्पन्न संरचना है, पर्वसंधि से उत्पन्न संरचना। दूसरी आप देख रहे हो, ये इस तने या शाखा के दाईं तरफ दिखाई है मैंने, बाईं तरफ भी हो सकती है, और जहां से ये निकली है उस पॉइंट से आगे की तरफ उठी हुई है या फैली हुई है। वास्तव में पत्तियां तने या शाखा के दोनों तरफ होती है, आजू बाजू में। आजू बाजू मतलब पार्श्व है, और सतह से उठी हुई है, इसका मतलब अतिवर्धी है ये। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि पत्तियां जो होती है वो पार्श्व अतिवर्धी होती है। अब ये पत्ती जो होती है वो कैसे होती है, ये हरे रंग की होती है सामान्यतः। आप जानते हो किस रंग की बताया मैंने आपको, हरे रंग की होती है। फैली हुई होती है, ये फैली हुई दिखाई दे रही है, ध्यान देना। ये प्राय हरा रंग, हमेशा हरा हो ये कोई जरूरी नहीं है, प्राय कैसा बताया मैंने आपको, हरा रंग होता है, हरे रंग की। और फैली हुई बताई मैंने आपको, फैली हुई संरचना है। सबसे अच्छी बात, अगर मैं इस पत्ती को पकड़कर थोड़ा सा झटका दूं तो ये इससे अलग हो जाएगी। इसका मतलब ये ज्यादा गहराई पर नहीं धसी हुई है, ये आप भी जानते हो। और जो चीजें सतह से निकलती है उनको उत्पत्ति में बहिर्जात मानते हैं। तो पत्तियां उत्पत्ति में बहिर्जात होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एक बात और लिख दी, ये उत्पत्ति में बहिर्जात होती है। अब मैं इन सबको जोड़कर इसकी परिभाषा बना सकता हूं इस तरह से। पत्ती की परिभाषा, तने या शाखा की पर्वसंधि से उत्पन्न, बहिर्जात, पार्श्व अतिवर्धी, जो प्राय हरे रंग की होती है और फैली हुई होती है, वह पत्ती कहलाती है। हम एक और कैरेक्टर भी ले सकते हैं इसमें। हालांकि यह डायग्राम आपको लग रहा है पत्ती का है, पर यह अभी पूरी तरीके से सही नहीं है। पत्ती की एक पहचान होती है, जिस पत्ती की बात हम कर रहे हैं
पर्णिल पर्ण, उसकी एक पहचान होती है, उसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है। ये देखो, ये कक्ष था, तने में पढ़ाई थी मैंने, ये कक्षस्थ कलिका आ गई, तो एक और लिख देते हैं प्लस कक्षस्थ कलिका। पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। अब इन सबको जोड़कर बोल देते हैं तो पत्ती की परिभाषा बन जाएगी कुछ इस तरह से, पैकेज या आपके नोट्स पे लिखी हुई आएगी कि तने या शाखा की पर्वसंधि से उत्पन्न बहिर्जात पार्श्व अतिवर्धी, जो प्राय हरे रंग की संरचना होती है, फैली हुई होती है और जिसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, वह पत्ती कहलाती है। ध्यान देना, ये पत्ती की परिभाषा आ गई। यहां अगर आप गौर से देख रहे हैं तो मैं पत्ती की उत्पत्ति बहिर्जात बता रहा हूं। अभी तक अपन ने अगर जड़ से याद करें, एक पीछे से मैं आपको याद कराऊं, आपने बहिर्जात अंतर्जात बहुत कुछ पढ़ लिया। जैसे जड़ की शाखाएं मतलब पार्श्व मूल, आपने कहा था उत्पत्ति में अंतर्जात, याद करवा रहा हूं पीछे का। तने की शाखाएं, आपने कहा था उत्पत्ति में बहिर्जात। याद कीजिए कांटे, आपने कहा था अंतर्जात। तीक्ष्ण वर्ध, आपने कहा था बहिर्जात। और आज आप पत्ती की बात कर रहे हो तो ये भी उत्पत्ति में कैसी है, बहिर्जात होती है। ऐसे एक साथ सबको रिवाइज करें, एक क्वेश्चन बन जाता है मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में आपको संरचनाओं के नाम दिए जा सकते हैं, कॉलम सेकंड में आपको अंतर्जात और बहिर्जात लिख दिया जाएगा। आपको मिलाना पड़ेगा कौन सी संरचना अंतर्जात है और कौन सी संरचना बहिर्जात है। खैर, पत्तियां पौधे का कायिक भाग होती है और यह कायिक प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक से उत्पन्न होती है। प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है ये? प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक। भाई कोई भी संरचना बनती है वो हमेशा विभजोतक से बनती है, ये प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक से उत्पन्न होती है और ये तने अथवा शाखा पर अग्राभिसारी क्रम में लगी होती है। अग्राभिसारी क्रम आपने जड़ में भी मेरे साथ पढ़ा था। मैंने कहा था कि जब परिपक्वता का क्रम आधार से शीर्ष की ओर क्रमशः घटे तो उसको अपन बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम। मतलब सबसे ज्यादा परिपक्व पत्ती आधार पर होगी, जो जो हम तने या शाखा के शीर्ष की ओर जाएंगे वैसे वैसे पत्तियां तरुण होती चली जाएंगी। अपन कह सकते हैं पत्तियां तने या शाखा पर अग्राभिसारी क्रम में विन्यासित होती है। वैसे पत्ती का कार्य क्या होता है? हर कोई जानता है पत्ती प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है, गैसों का आदान प्रदान मतलब श्वसन का कार्य भी करती है। ये पत्ती के तीन कार्य बताए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और मैंने बताया वाष्पोत्सर्जन। ये इसका इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने परिभाषा और साथ में एक दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़े। आपके एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में ये दिया हुआ है। अब आ रहे हैं हम एक प्रारूपिक पत्ती की संरचना पर, या यूं कह सकते हैं एक प्रारूपिक पत्ती के भाग, इस पर। तो आ जाते हैं, एक प्रारूपिक पत्ती के तीन भाग होते हैं। मेरे स्टेटमेंट पे रहना, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर पत्ती के तीन भाग होते हैं, मैं कह रहा हूं एक प्रारूपिक पत्ती के तीन भाग होते हैं। प्रारूपिक का मतलब नमूने की पत्ती। ये देखिए, पर्ण के भाग, और आपने बता दिया एक प्रारूपिक पत्ती के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। तीन कौन कौन से? जैसे ये पहला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है पर्णाधार, लीफ बेस। ये दूसरा भाग, इसको आप बता सकते हो पर्णवरंत, लीफ पीटियोल। और ये तीसरा भाग जो यहां से आगे की तरफ फैला हुआ है, यह है पर्णफलक, लीफ लेमिना। हम बात कर लें एक पत्ती के कितने भाग हो गए, यानी बात करें यहां पर तीन भाग। प्रारूपिक पर्ण, हर में हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये एक प्रारूपिक पर्ण के तीन भाग हो गए। पहला आपने पढ़ा पर्णाधार, लीफ बेस। दूसरा पढ़ा आपने पर्णवरंत, लीफ पीटियोल। तीसरा आपने पढ़ा पर्णफलक, लीफ लेमिना। इसको एनसीईआरटी इस तरीका लिखती है तो वो भी एक ही बात है, या इस तरीका। ये पहला, ये दूसरा और वो तीसरा, तीन भाग। एक प्रारूपिक पर्ण के तीन भाग होते हैं। एक एक करके पढ़ लेते हैं। मैं पहला लेके आ रहा हूं आपके सामने, पर्णाधार, बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
वैसे पर्णाधार का एक नाम और भी है, हाइपोपोडियम। ये याद करना पड़ेगा। हाइपो मतलब आधार का और पोडियम मतलब भाग, इसलिए हाइपोपोडियम इसका दूसरा नाम है। वह बिंदु नुमा संरचना सामान्यतया जिसके द्वारा पत्ती तने या शाखा की पर्वसंधि से जुड़ी होती है पर्णाधार कहलाता है। मतलब पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने या शाखा की पर्वसंधि से जुड़ती है वह पर्णाधार कहलाता है। सामान्यतः बिंदु जैसा होता है, पॉइंटेड होता है, पर हमेशा ये बिंदु नुमा हो ये कोई जरूरी नहीं है। अभी आपने एक बात पढ़ी पर्णाधार के बारे में, ये तने या शाखा की पर्वसंधि से जोड़ने वाला भाग। अब पर्णाधार हमेशा पॉइंट बिंदु नुमा हो यह कोई जरूरी नहीं है। आपके एनसीईआरटी में पर्णाधार के दो प्रकार लिखे हुए हैं, मैं पढ़ाऊं दो स्पेशल प्रकार के पर्णाधार। पहला आ रहा है आपके पल्विनस। पल्विनस अंग्रेजी में है, हिंदी में बोलते हैं इसको पर्णवरंत तल्प। अब ये क्या है? कभी कभी कुछ लेग्यूम पादपों में पर्णाधार फूल जाता है और यह फूला हुआ पर्णाधार पर्णवरंत तल्प कहलाता है। ध्यान देना, पर्णवरंत तल्प का मतलब हो गया फूला हुआ पर्णाधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूला हुआ पर्णाधार। सब में नहीं होता, कुछ में होता है कि कुछ में यह पर्णाधार फूल जाता है और यह फूला हुआ पर्णाधार पर्णवरंत तल्प कहलाता है, पल्विनस कहलाता है। यह कुछ लेग्यूम पादपों की विशेषता है, सारे लेग्यूम पादपों में नहीं है, कुछ लेग्यूम पादपों में, जैसे केसिया में आ गया, छुई मुई में आ गया, माइमोसा प्यूडिका जिसे बोटनी में कहते हैं, उनमें यह होता है। कभी कभी पर्णाधार फूल जाता है। इस तरीके से मैं बताऊं आपके सामने, ये रहा पल्विनस, मैं बनाऊं, ये पल्विनस फूल गया, ये पर्णाधार था पर ये फूल गया, ये आगे की पत्ती है जिससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपका ध्यान केवल इस फूले हुई संरचना पर जाना चाहिए जिसपे ये पेन चल रहा है, जिसपे ये मार्कर चल रहा है। ये फूला हुआ पर्णाधार पल्विनस कहलाता है, ध्यान देना। और ये कुछ लेग्यूम पादपों की विशेषता है। दूसरा एक और स्पेशल प्रकार लिखा हुआ आपके आच्छदी पर्णाधार, ध्यान से सुनने की बात है। आच्छदी पर्णाधार, एम्प्लेक्सिकोल बोल देते हैं इसको, या इसको सीटिंग लीफ बेस भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में सीटिंग लीफ बेस। आच्छद, आच्छद का मतलब होता है फैल जाना। कभी कभी पर्णाधार कुछ एक बीजपत्री पादपों में फैल जाता है और फैल कर ये तने या इसकी शाखा को पूरी तरह से ढक लेता है। ध्यान देना, जब पर्णाधार फैल जाए और फैल कर तने या इसकी शाखा को पूरी तरीके से ढक ले तो ऐसे पर्णाधार को आच्छदी पर्णाधार कहते हैं। अपन कहते हैं ये कुछ एक बीजपत्री पादपों की विशेषता है। अपन कह सकते हैं पहले आच्छदी पर्णाधार का मतलब है फैला हुआ पर्णाधार जो तने को पूरा ढक लेता है, और ये कुछ एक बीजपत्री पादपों की विशेषता है। जैसे गेहूं में यही होता है, केला में यही होता है, केला बेहतरीन एग्जाम्पल है, केला। एक बार बनाओ में आच्छदी पर्णाधार कैसा होता है यहां बना देता हूं। ये तना या शाखा, ये इसकी एक प्रसंधि, ये इसकी दूसरी प्रसंधि, यहां से ये पत्ती निकली, ये बिंदु पर्णाधार था पर ये फैल गया, ये फैल गया, और ये देखो ये फैल कर इसने इस पर्व को ढक लिया। ऐसे इससे ऊपर वाला पत्ती का पर्णाधार फैलकर इसके ऊपर वाले पर्ण को ढक लेगा, नीचे वाला नीचे वाले को ढक लेगा। तो एक तरीके से ये तना जो है ये पूरी तरीके से इस पर्णाधार से ढक जाएगा, और ये फैला हुआ पर्णाधार जो तने को पूरी तरीके से ढक ले उसको बोलते हैं आच्छदी पर्णाधार। ये गेहूं में, केला में, कुछ एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। केले की चर्चा करते हैं एक बार। केला आप सबने देखा है, उस केले में वायु में एक रचना पाई जाती है, वायवीय रचना, जो तने जैसी होती है। याद रखिए वो तना नहीं होती है, उसका रंग चटक हरा होता है, वो आच्छदी पर्णाधार है। केले में वायु में तने जैसी जो रचना दिखाई देती है वो आच्छदी पर्णाधार है। केले का वास्तविक तना तो भूमिगत होता है और वो राइजोम प्रकार का होता है।
आपने तने में पढ़ी थी। केले का वायु में तने जैसी जो रास्ता दिखाई देती है, जो चटक हरे रंग की होती है, वो आच्छादित पर्णाधार होता है, ध्यान देना। खैर, ये दो विशेष प्रकार थे पर्णाधार के। पर्णाधार से संबंधित एक संरचना भी पढ़ाऊं मैं आपको। पर्णाधार के कभी कभी पर्णाधार पार्श्व में फैल जाता है, ये देखो। और ये पर्णाधार की पार्श्व अतिवर्तियां अनुपार्ण कहलाती है। ध्यान दे, क्या बताया मैंने आपको? अनुपार्ण। स्टिप्यूल अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, स्टिप्यूल, अनुपार्ण। ध्यान देना, पर्णाधार की पार्श्व अतिवर्तियां अनुपार्ण कहलाती है। क्वेश्चन आता है, पर्णाधार की पार्श्व अतिवर्तियां, पर्णाधार की पार्श्व अतिवर्तियां अनुपार्ण कहलाती है। जरूरी नहीं हर पत्ती में अनुपर्ण हो ही। ऐसी पत्ती जिसमें अनुपर्ण होता है वो अनुपर्णी पत्ती कहलाती है, स्टिपुलेट लीफ। और जिसमें अनुपर्ण नहीं होता वो अनानुपर्णी, अनुपर्णी, अन माने अनुपस्थित, अनुपर्णी मतलब अनुपर्ण नहीं है, अनानुपर्णी, एक्स स्टिपुलेट लीफ। ऐसी पत्ती जिसमें अनुपर्ण नहीं पाया जाता उसको अनानुपर्णी पत्ती कहते हैं। देखो ये टर्म है ना, अनुपर्णी, अनानुपर्णी, ये टर्म आप सबके काम आएगी जब आप फैमिलीज पढ़ोगे। वहां पर मैं केवल टर्म बोलूंगा, समझना अब है। वहां मैं बता दूंगा कि फला फैमिली में पत्तियां अनुपर्णी होती है, तो आपका दिमाग बोलेगा कि वहां पर पत्ती में अनुपर्ण है। और मैं बोलूंगा कि फला फैमिली में पत्तियां अनानुपर्णी होती है, तो आपका दिमाग बोल देगा कि उसमें अनुपर्ण नहीं है। तो ऐसी पत्तियां जिसमें अनुपर्ण होते हैं वो अनुपर्णी पत्तियां हैं, और जिसमें अनुपर्ण नहीं होते हैं वो अनानुपर्णी पत्तियां होती है। ये आप देख सकते हैं। खैर, दूसरा भाग लेते हैं, पर्णवरंत। ये रहा, एक और नाम है इसका, मीजोपोडियम। बीच का भाग है इसलिए मैंने बोल दिया मीजो, भाग है, खंड है, इसलिए नाम आ गया पोडियम, दूसरा नाम आ गया मीजोपोडियम। होता क्या है पर्णवरंत, देख सकते हो। ये रहा, पत्ती का डंठल अपने कॉमन भाषा में पर्णवरंत कहलाता है। या अपन और दूसरी परिभाषा बताएं, एक बेलनाकार संरचना जो पत्ती के पर्णाधार को और पर्ण फलक को जोड़ती है, मतलब इनके बीच में होती है, वह पर्णवरंत कहलाती है। ध्यान देना, पर्णवरंत का दूसरा नाम मैंने आपको बताया मीजोपोडियम। वैसे सब पत्ती में पर्णवरंत तो ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसी पत्ती जिसमें पर्णवरंत होता है उसको बोलते हैं सैवरंती पत्ती, पीटियोलेट लीफ। सैवरंती पत्ती मतलब इसमें पर्णवरंत होगा, और जिसमें पर्णवरंत नहीं होगा वो पत्ती क्या कहलाएगी? अवरंती पत्ती। ऐसी पत्ती जिसमें पर्णवरंत नहीं होता, माइनस पर्णवरंत, वो कहलाती है अवरंती पत्ती। खैर, वैसे पर्णवरंत ये क्या करता है कि इस पत्ती के पर्ण फलक को आप देख रहे हो, इस तने या शाखा की पर्व संधि से ऊपर उठा देता है, इसने इसको दूर कर दिया, जिससे क्या हो गया, जिसके कारण यह पर्ण फलक हवा में स्वतंत्र रूप से लहराता है, आराम से हवा में लहराएगा। और लहराने से इसको दो फायदे होंगे, एक तो इसको ताजी हवा मिलेगी, और दूसरा गर्मियों में तेज गर्मी से इसकी सतह झुलसने से बच जाएगी, क्योंकि जब ये लहराएगा तो इसको ठंडक महसूस होगी। तो पर्णवरंत का काम क्या हो गया? पर्णवरंत पर्ण फलक को तने या शाखा की सतह से ऊपर उठा देता है, जिससे पर्ण फलक हवा में स्वतंत्र रूप से लहराता है, जिससे इस पर्ण फलक को ताजी और ठंडी हवा मिलती है, साथ ही ये तेज गर्मी में झुलसने से बच जाता है। यह काम पर्णवरंत करता है। अब पर्णवरंत अपन कई प्रकार के पढ़ेंगे। आपके नोट्स में 4 प्रकार के पर्णवरंत लिखे हुए हैं, 3 इंपोर्टेंट है, एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं। पहले पर्णवरंत के प्रकार में पंखवत या सैपक्ष पर्णवरंत, सैपक्ष पर्णवरंत, विंग्ड पीटियोल, ये नींबू में होता है। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, नींबू। इसमें पर्णवरंत पंख जैसा हो जाता है, कैसे समझे? ये नींबू की पत्ती ऐसी सी होती है, नींबू की पत्ती, ये पर्ण फलक उसका, ये पर्णवरंत था। परंतु इसका पर्णवरंत पार्श्व में से फैल जाता है, पंख हमेशा साइड में से फैले हुए होते हैं और चपटे होते हैं, तो यह पर्णवरंत
पार्श्व में से इधर वाला इधर फैल गया, इधर वाली सतह इधर फैल गई। तो पार्श्व से फैला हुआ हो, चपटा हो, उसको बोलते हैं सैपक्ष पर्णवरंत। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नींबू, याद रखना है, आता है। दूसरा पढ़ेंगे पर्तानीय पर्णवरंत। नाम से समझ रहे हो कि इसमें पर्णवरंत पर्तान जैसा हो जाता है। मतलब पर्णवरंत कैसा होता है, मैंने आपको पर्तान जैसा। पर्तान आपने पढ़ी थी, एक लंबी पतली धागेनुमा सर्पिलाकार संरचना जो कि स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, उसको बोलते हैं पर्तान। और ऐसे पर्णवरंत को बोलते हैं पर्तानीय पर्णवरंत। जैसे ये घट पादप में होता है, निफेंथिस बोटनी का नाम, ये घट पादप, ये घट पादप की पत्ती बना रहा हूं। ये पर्णवरंत था, किसी जमाने में डंठल हुआ करता था, परंतु यह पर्तान बन गया, इसलिए अपन बोलते हैं इसको पर्तानीय पर्णवरंत। ये घट पादप में होता है, निफेंथिस में होने को, ये क्लीमेटिस में भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। होने को गार्डन नेस्टुसियम में भी ऐसा ही होता है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, यह है पर्णाभवरंत। पर्णाभवरंत को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइलोड। ये अंग्रेजी भी पढ़नी है इसकी। आज आपके काफी दिनों बाद एक वर्ड आया है पर्णाभ। पर्णाभ का संधि विच्छेद करो, पर्ण प्लस आब, पत्ती जैसा, कौन हो जाएगा, वरंत। मतलब इस प्रकार के रूपांतरण में पर्णवरंत पत्ती जैसा हो जाता है, पत्ती हरी और फैली हुई रचना। ये पर्णाभवरंत एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में होता है। ये एक मरुद्भिद पौधा है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ये उसमें होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में होता है, मरुद्भिद पौधे में होता है। समझो होता क्या है पर्णाभवरंत। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की पत्ती, ये मैं बनाऊं ऐसे ही होती है इसकी पत्ती, ये इसकी पत्ती है, ये इसका पर्णाधार, ये इसका पर्णवरंत और आगे का पर्णफलक। ये मरुद्भिद पौधा होता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, तो इसका पर्णफलक झड़ जाता है। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इसका पर्णफलक झड़ जाता है। ध्यान देना, पूरी पत्ती नहीं जड़ी है, पत्ती का केवल पर्णफलक जड़ा है। और पर्णफलक की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए इसका पर्णवरंत फैल जाता है और फैलकर पत्ती समान हो जाता है। यही पत्ती समान फैला हुआ हरे रंग का पर्णवरंत पर्णाभवरंत कहलाता है और यह ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। देखो एक क्वेश्चन बनता है, तने से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा मैं आपको। तने में आपने पर्णाभ स्तंभ पढ़ा था, नागफनी में पढ़ा था, पर्णाभ पर्व पढ़ा था, एस्पेरेगस में पढ़ा था, रसकस में पढ़ा था। आज आप पर्णाभवरंत पढ़ रहे हो, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पढ़ रहे हो। आप देख रहे हो ये तीनों संरचनाएं, पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ पर्व और पर्णाभवरंत, प्रकाश संश्लेषण करती है। लेकिन वो दोनों तने के रूपांतरण थे और ये पत्ती का रूपांतरण है। तो पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ पर्व से अगर मैं पर्णाभवरंत की तुलना करूं तो पर्णाभ स्तंभ तने का रूपांतरण, या पत्ती का रूपांतरण, मतलब इनकी संरचना अलग अलग है परंतु ये काम एक जैसे करते हैं। और आप जानते हो जब संरचना अलग हो और काम समान हो तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनालोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि पर्णाभ स्तंभ या पर्णाभ पर्व, इसकी तुलना करता हूं मैं पर्णाभवरंत से, तो ये किस प्रकार की रचनाएं निकल के आती है? एनालोगस रचनाएं निकल के आती है। ये याद करने की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझने की बात है। इनके कार्य समान है, संरचना अलग है। एग्जाम्पल याद करना है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। चौथा लिखा है एक स्पंजी पर्णवरंत। ये कम इंपॉर्टेंट है पर पढ़ लेते हैं। ये जलीय पादपों में होता है। इसमें पर्णवरंत क्या करता है? वायु का संचय करके फूल जाता है, फूल गया इसलिए इसको बोल दिया स्पंजी पर्णवरंत। वायु के संचय से फूला है ये, इसलिए इसको बोलते हैं स्पंजी पर्णवरंत। और ये स्पंजी पर्णवरंत चूंकि इसमें वायु का संचय होता है इसलिए ये जलीय पादपों को जल की सतह पर तैरने के लिए आवश्यक उत्प्लावन बल देता है। उत्प्लावन बल वायु देती है तो इसमें वायु का संचय है
और ये पाया जाता है आपके आइकोर्निया में पाया जाता है, ये स्पंजी पर्णवृंत। दूसरा भाग पढ़ा आपने पर्णवृंत, जिसका एक नाम और क्या था, मीजोपोडियम। सैपक्स पर्णवृंत, पर्तानीय पर्णवृंत और पर्णावृंत, तीनों इसमें इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाग पढ़ लेते हैं, पर्णफलक या स्तरिका, जिसको अपन बोल रहे हैं अपन। ये क्या आ रहा है, पर्णफलक या स्तरिका। इसकी अगर चर्चा करें तो ये पत्ती का शीर्षस्थ भाग है, ये आप देख रहे हो। इसका एक और नाम है एपीपोडियम, या इसका एक नाम और क्या आ गया, एपीपोडियम। एपी मानी शीर्ष पर, पोडियम मतलब खंड, एपीपोडियम। मतलब ये पत्ती का शीर्षस्थ प्राय हरा, चपटा और फैला हुआ भाग होता है। शीर्षस्थ, हरा, चपटा, फैला हुआ भाग पर्णफलक या स्तरिका कहलाता है। अब ये फैला हुआ क्यों है, इसके बीच में, इसके आधार से लेकर इसके शीर्ष तक एक प्रमुख शिरा होती है, जो इसके आधार को इसके शीर्ष से मिलने नहीं देती। इसको माध्य शिरा कहते हैं। आप आगे पढ़ोगे वैसे इनको, माध्य शिरा। इन माध्य शिरा से इसके फलक कोर तक फैली हुई, ये देखो, इसके फलक कोर तक फैली हुई कई पार्श्व शिराएं होती हैं, और इनसे कई पतली पतली सिरिकाएं निकलती हैं। ये देखो, ये पार्श्व शिराएं, सिरिकाएं, ये इस पर्णफलक को फैलाए हुए स्थिति में बनाए रखती है, इसको फैले हुए स्थिति में बनाए रखती है, इसके कंकाल की तरह से कार्य करती है। वैसे ये जो माध्य शिरा है, ये पार्श्व शिराएं हैं, ये सिरिकाएं हैं, इन सब में संवहन पूल होता है, वेस्कुलर बंडल होते हैं इनमें। तो ये जल और खनिज लवणों का संवहन भी करती है, भोजन का संवहन भी करती है। ये याद रखने की बात है, ये भोजन का संवहन भी करती है। इसके शीर्ष पर, इसके शीर्ष भाग को, पर्णफलक के शीर्ष भाग को पर्णशिखाग्र कहते हैं, और इसके किनारों को फलक कोर कह देते हैं। ये शिराएं या शिराएं क्या काम करती है, संवहन का काम भी करती है, और ये इस पर्णफलक को फैली हुई स्थिति में बनाए रखती है, मतलब इसके कंकाल का कार्य भी करती है। वैसे पर्णफलक की दो सतह होती है, चपटे पर्णफलक की। ऐसा होता है पर्णफलक, ये हथेली को पर्णफलक मान लेना, एक ऊपरी सतह और एक निचली सतह। ऊपरी सतह को एडेक्सियल और निचली सतह को एबेक्सियल सतह कह देते हैं। याद करने की बात है, लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। ये पत्ती के तीन भाग हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी भी भाग का नामांकन पूछा जा सकता है, चित्र देकर नामांकन पूछा जा सकता है, किसी भी भाग की कोई भी जानकारी आपसे पूछ जा सकती है, आपको आनी चाहिए। ये मैंने एक कंटेंट अभी तक पढ़ाया है, और वो है पत्ती का भाग। एक प्रारूपिक पत्ती के तीन भाग आपने पढ़ लिए, चित्र देख लिया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए। अब मैं एक नए कंटेंट पे आ रहा हूं, और वो है पर्ण विन्यास। ध्यान देना, अब अपन आ रहे हैं पर्ण विन्यास पर। पर्ण विन्यास एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ छोड़ के दिया हुआ है, अपन अपने नोट्स के ऑर्डर में पढ़ेंगे। पर्ण विन्यास, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। क्या होता है ये पर्ण विन्यास, आते हैं देखते हैं। यहां पर पर्ण विन्यास, पर्ण मानी पत्ती, विन्यास मानी व्यवस्था। देखा जाए तो ये पत्ती की व्यवस्था है। ध्यान देना, एक बार मैं लिख लेता हूं बोर्ड। ये यहां आ गया, पर्ण विन्यास, अंग्रेजी में आ गया फाइलोटैक्सी। पत्तियों की व्यवस्था, परिभाषा आ गई। तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था पर्ण विन्यास कहलाती है। ध्यान देना, ये या तो तने पर और या शाखा पर, तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था पर्ण विन्यास कहलाती है। तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था पर्ण विन्यास कहलाती है। मैं बार बार बोल रहा हूं। वैसे पर्ण विन्यास क्यों बनता है, व्यवस्था होगी तो हर पत्ती को समुचित मात्रा में प्रकाश मिलेगा।
जितना चाहिए उतना प्रकाश मिले, जितना चाहिए उतना उसको जल और खनिज लवण मिले। तो ये पर्ण विन्यास प्रकाश तथा जल और खनिज लवणों के समुचित वितरण के लिए बनता है। ये क्यों बनता है? ये प्रकाश प्लस जल व खनिज लवणों के समुचित वितरण हेतु बनता है। समुचित वितरण हेतु बनता है। और ये हम 3 प्रकार का पढ़ेंगे। और फिर प्रकार, फिर आधार। आधार रहेगा कि एक परसंधि से कितनी पत्तियां निकली हुई है, ये इसका अपना आधार रहेंगे। ये अपन पर्ण विन्यास कितने प्रकार पढ़ेंगे? 3 प्रकार। आपके एनसीईआरटी में के डायग्राम बने हुए, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला आ गया कौन सा? एकांतर, अल्टरनेट। क्या होता है इसमें, देख लेते हैं। इस प्रकार के पर्ण विन्यास में तने या शाखा की प्रत्येक पर्वसंधि से केवल एक पत्ती निकलती है। एक पर्वसंधि और उससे एक पत्ती निकलेंगी। ये तना या शाखा मैं बनाऊं, ये उसकी पर्वसंधि। एक पर्वसंधि से केवल एक पत्ती निकलेगी। एक पर्वसंधि, एक पत्ती निकली। 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 यानी इसकी पहली विशेषता आ गई एक से एक। एक पर्वसंधि से एक पत्ती निकली, जो इस तने या इसकी शाखा की सतह के या तो दाईं तरफ फैली होगी और या बाईं तरफ फैली होगी। एक पत्ती तो या तो दाईं तरफ ही फैलेगी या फिर वो बाईं तरफ फैलेगी। फैलेगी एक दिशा में, जो इसके दाईं तरफ या बाईं तरफ फैली रहती है। खास बात, यहां कोई भी दो क्रमागत पत्तियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में फैली होंगी। यह खास बात है। क्रमागत पत्तियां विपरीत दिशा में होती है। आप देख सकते हो, अगर एक दाईं तरफ है तो दूसरी बाईं तरफ। क्रमागत, ये दाईं तरफ तो इसकी क्रमागत पत्ती बाईं तरफ है। ये बाईं तरफ है तो इसकी क्रमागत पत्ती दाईं तरफ है। क्रमागत पत्तियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में फैली होती है। और यहां पत्तियां दो पंक्तियों में विन्यासित होती है। पंक्तियां कितनी बता दी मैंने आपको? 2। एक पंक्ति दाईं तरफ और एक पंक्ति बाईं तरफ। 2 पंक्तियां आप देख सकते हो। इस प्रकार के पर्ण विन्यास को एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। मतलब जब तने या शाखा की प्रत्येक पर्वसंधि से केवल एक पत्ती निकले और यह पत्ती इसके दाईं तरफ या बाईं तरफ फैली रहे और 2 क्रमागत पत्तियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे पर्ण विन्यास को एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। इसमें पत्तियां तने या शाखा पर 2 पंक्तियों में विन्यासित होती है। इसके एग्जाम्पल की चर्चा कर लें आप। सरसों लिख सकते हैं, गुड़हल लिख सकते हैं, सूर्यमुखी लिख सकते हैं, और भी अनगिनत एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपके कोर्स में 3 फैमिली पढ़ोगे आप, फाबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी। तीनों में यही है, एकांतर पर्ण विन्यास। तो उन सारी फैमिली के एग्जाम्पल्स भी यहां पुट कर सकते हो। मैंने एनसीईआरटी के लिखे हैं, डायग्राम आप देख सकते हो। यहां एक पर्वसंधि से एक पत्ती निकली है। दूसरा आ गया सम्मुख। सम्मुख अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑपोजिट। इसमें क्या होता है? इसमें तने या शाखा की एक पर्वसंधि से 2 पत्तियां निकलती हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। ध्यान देना, आमने सामने। 1 से 2 निकलेगी यहां पर सम्मुख में। 1 से 2 पत्तियां जो विपरीत दिशा में होंगी, आमने सामने। अपन कह सकते हैं एक पर्ण युग्म निकलता है। 2 हो और विपरीत हो तो पर्ण युग्म। एक पर्ण युग्म, पत्तियां 2 होंगी। यह भी 2 प्रकार का होता है सम्मुख में। एक आ गया सम्मुख अध्यारोपित, सम्मुख अध्यारोपित, और एक आएगा सम्मुख क्रोशित। मैं पहला पढ़ाता हूं, सम्मुख में सम्मुख अध्यारोपित, और एक और पढ़ोगे आप सम्मुख क्रोशित। अध्यारोपण में क्या होता है? वही बात है, 1 से 2 पत्तियां एक दूसरे के ठीक आमने सामने। ये देखिए, 1 से 2 पत्तियां एक दूसरे के ठीक आमने सामने। ये देख सकते हैं, 1 से 2 पत्ती और एक दूसरे के ठीक आमने सामने।
पर अध्यारोपित की विशेषता क्या है कि इसमें ऊपरी पर्ण युग्म अपने नीचे स्थित पर्ण युग्मों को पूरी तरीके से ढक लेता है, अध्यारोपण हो जाता है। ऊपरी पर्ण युग्म निचले पर्ण युग्म को पूरी तरीके से ढक लेता है, तो इसको बोलते हैं सम्मुख अध्यारोपित। यहां पर पत्तियां दो पंक्तियों में, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ विन्यासित होती है। और सम्मुख अध्यारोपित किसमें पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं अगर आपको सम्मुख अध्यारोपित का, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आपके अमरूद में पाया जाता है, ये जामुन में पाया जाता है, ये याद करने की बात है। नेक्स्ट, सम्मुख क्रोशित। सम्मुख है, इसका मतलब यहां भी एक परसंधि से दो पत्तियां निकलेगी, एक परसंधि से दो पत्तियां निकलेगी, परंतु यहां क्रमागत पत्तियां, या यूं कहिए क्रमागत पर्ण युग्म एक दूसरे के समकोण पर विन्यासित होते हैं। ये देखिए समकोण बनाऊं मैं, समझाऊं अभी आपको। समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण पे होंगे क्रमागत पर्ण युग्म। ये मैंने डायग्राम बनाया। आप देखो, इसका चेहरा इधर है और इसका चेहरा इधर है, कोण 90 डिग्री का। आप इनके बीच में भी देख सकते हो 90 डिग्री का कोण है। तो जब एक से दो पत्तियां निकले और क्रमागत पर्ण युग्म एक दूसरे के समकोण पर हो, तो उसको बोलते हैं क्रोशित। इसमें पत्तियां चार पत्तियों में विन्यासित होगी। आप देख रहे हो समकोण में एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। तो दाईं तरफ भी दो पंक्तियां, बाईं तरफ भी दो पंक्तियां, 2 + 2 4 पंक्तियों में विन्यासित होती है। और सम्मुख क्रोशित का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आ जाता है आक, कैलोट्रोपिस, और तुलसी में भी यह पाई जाती है। यह था सम्मुख। तीसरा आ रहा है आपके चक्रिक पर्ण विन्यास। तीसरा चक्रिक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वोल्ड या साइक्लिक। इस प्रकार के पर्ण विन्यास में तने या शाखा की एक पर्वसंधि से दो से ज्यादा पत्तियां निकलती है। एक पर्वसंधि से दो से ज्यादा पत्तियां, ये एक पर्वसंधि, दो से ज्यादा पत्तियां निकलेगी और ये एक चक्र में लगी रहती है। ये देखिए, मैंने एक से दो से ज्यादा बना दी और ये एक चक्र में लगी रहती है, एक से दो से ज्यादा, और चक्र में विन्यासित होती है। और ये चक्रिक पर्ण विन्यास, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल नीरियम, जिसे आप कनेर बोल देते हो, आदर्श मरुदभिद पौधा, ये उसमें होता है। साथ में एक और एग्जाम्पल एल्स्टोनिया, जिसको अपन डेविल ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये उसमें होता है। डेविल ट्री, ये उसमें होता है। ये पर्ण विन्यास कोई भी एग्जाम्पल देकर उसका पहचान पूछा जा सकता है, या चित्र देखकर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या मेज कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आपको इसको देख लेना है। अब इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, सीरा विन्यास। क्या बताया मैंने आपको? सीरा विन्यास। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेनेसन। आ जाते हैं, सीरा विन्यास भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं वेनेसन। सीरा मानी सीरा, विन्यास मानी व्यवस्था। मतलब किसकी व्यवस्था है? सीराओं की व्यवस्था। ध्यान से, सीराओं की व्यवस्था। अपन इसको, बहुत इजी चीजें हैं, इसमें आराम से होने वाली चीजें। सीरा विन्यास मतलब सीराओं की व्यवस्था, मतलब पर्ण फलक में सीराओं की व्यवस्था सीरा विन्यास कहलाती है। देखो, आपकी एनसीईआरटी में सीरा विन्यास के लिए लिखा हुआ सीराओं तथा सीरिकाओं की व्यवस्था। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए आपको यह भी मानना पड़ेगा, पर अगर इन दोनों में से कोई एक को पूछे तो यह सीराओं की व्यवस्था है, पर अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो आपको यह भी सही मानना पड़ेगा कि सीराओं व सीरिकाओं की व्यवस्था। सीराओं व सीरिकाओं की व्यवस्था। देखो ध्यान से, इसके अंग्रेजी वर्ड पे भी ध्यान देना। यह है वेनेसन, और एक इससे मिलता जुलता शब्द मैं साइड पे लिख रहा हूं, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, वर्नेसन। ध्यान से अंतर समझना। ये वर्नेसन में आर जुड़ गया है, वो था वेनेसन, और ये है वर्नेसन।
और वर्नेशन का मतलब है कलिका अवस्था में पत्तियों की व्यवस्था। कलिका अवस्था में, वो थी परिपक्व अवस्था में जो आपने पहले पढ़ी थी, यह है कलिका अवस्था में पत्तियों की व्यवस्था, और उसको आप बोलोगे वर्नेशन। अभी अपन बात कर रहे थे वेनेशन की। वेनेशन शिराओं की व्यवस्था। खैर, हम दो प्रकार का शिरा विन्यास पढ़ेंगे, इसके दो प्रकार, एक जालिकावत और एक है समांतर, दो प्रकार। अपन पहला पढ़ेंगे जालिकावत शिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन, याद करना है। जालिकावत शिरा विन्यास, अंग्रेजी में रेटिकुलेट वेनेशन। क्या होता है ये? पहली बात तो जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाना द्विबीजीय पादपों की विशेषता है। इसके एग्जाम्पल मैंने एक साथ ही बोल दिए हैं। द्विबीजीय पादप, बहुत सारे द्विबीजीय पादप आप जानते हो, आपके कोर्स में दो द्विबीजपत्री पादपों की फैमिली है, एक फाबेसी है और एक सोलनेसी है, दोनों में आप इसी तरह का शिरा विन्यास पढ़ोगे। एक अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अधिकांश द्विबीजीय पादपों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है। मैंने समस्त नहीं बोला है, अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे द्विबीजीय पादप है जिनमें जालिकावत नहीं होता, और अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे एक बीजीय पौधे भी है जिनमें जालिकावत होता है। तो यह अधिकांश द्विबीजीय पौधों में पाया जाता है। कुछ जालिकावत शिरा विन्यास युक्त एक बीजीय पौधे भी होते हैं, कुछ जालिकावत शिरा विन्यास युक्त एक बीजीय पौधे, जैसे एक बीजीय की बात करूं मैं, अपवाद है वो। एक बीजीय पौधे में कौन कौन से एक बीजीय पौधे? जैसे मैं बोल सकता हूं आपके स्माइलेक्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है ऐसा एक बीजीय पौधा जिसपे जालिकावत शिरा विन्यास हो, स्माइलेक्स। और लिख सकता हूं मैं पोथोस, मनी प्लांट का दूसरा नाम, डायोस्कोरिया। इसके अलावा कुछ एरोइड्स, एरोइड्स जैसे कोलोकेसिया, अरबी का नाम है, एलोकेसिया, ये ऐसे एक बीजपत्री पौधे हैं जो एक बीजपत्री होते हुए जालिकावत शिरा विन्यास रखते हैं। आपको इसमें स्माइलेक्स जरूर याद रखना है। अधिकांश द्विबीजीय पौधों में और कुछ एक बीजपत्री पादपों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है, जो आपने देख लिया। अब इसमें होता क्या है जालिकावत शिरा विन्यास में? इसमें पर्णफलक में शिराओं का जाल बन जाता है। समझे होता क्या है इसमें? मतलब इस प्रकार के शिरा विन्यास में पर्णफलक में, जैसे मैं एक डायग्राम बना दूं, ये एक पत्ती बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये मैंने एक पत्ती बनाई। शिरा विन्यास में क्या होता है कि पर्णफलक में, पर्णफलक के शीर्ष से लेकर इसके आधार तक शिराएं, एक प्रमुख शिरा होती है। शीर्ष से कहां तक? ये शीर्ष से लेकर कहां तक? आधार तक फैली हुई, ये देखो, ये इसका आधार, यहां तक फैली हुई प्रमुख शिरा होती है, माध्य शिरा होती है। संख्या इसकी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, पर माध्य शिरा होती है। इस माध्य शिरा से फलक कोर तक फैली हुई पार्श्व शिराएं होती है। ये देखो, इससे पार्श्व शिराएं निकलेगी और इनसे कई पतली पतली सिरिकाएं निकलती है। ये देखो, यहां सिरिका पाई जाती है, आप देख रहे हो, और बाद में इन सिरिकाओं के शीर्ष सिरे संयुक्त होकर जाल जैसी रचना बना देते हैं। आप देख रहे हो, यहां पहले माध्य शिरा थी, पहले माध्य शिरा थी, माध्य शिरा से आपने निकाली पार्श्व शिरा, और पार्श्व शिराओं से आपने निकाली क्या? सिरिकाएं। यहां सिरिकाएं होती हैं, और इन सिरिकाओं के शीर्ष सिरे संयुक्त होकर जाल बन जाता है। यहां जाल बन गया, इसीलिए हम इसको जालिकावत शिरा विन्यास कह देते हैं। और यह जालिकावत शिरा विन्यास द्विबीजीय पादपों की विशेषता है। अधिकांश द्विबीजीय पादपों में इसी प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है। अब यह जालिकावत शिरा विन्यास भी आप दो प्रकार का पढ़ोगे, फिर प्रकार, फिर आधार। आधार रहेगा कि जालिकावत शिरा विन्यास में प्रमुख शिराओं की संख्या कितनी है। हो सकता है प्रमुख शिरा एक हो, और यह भी हो सकता है प्रमुख शिरा एक से ज्यादा हो। कोई सा भी प्रकार पढ़ लेना आप,
जाल सब में बनने वाला है। ध्यान देना, जाल सब में बनने वाला है। अगर प्रमुख सिरा की संख्या एक है तो उसको बोल देंगे एक सीरिया जालिकावत सिरा विन्यास। बोर्ड पर जो मैंने चित्र बनाया है वो आप देख रहे हो, एक सीरिया जालिकावत सिरा विन्यास। एक सीरिया जालिकावत सिरा विन्यास मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जालिकावत सिरा विन्यास में पर्णफलक में प्रमुख सिरा की संख्या एक होती है। आप चाहो तो बढ़ा के बोल सकते हो, इस प्रमुख सिरा से फलक कोर तक फैली हुई पार्श्व सिराएं होती हैं जिनसे पतली पतली सिरिकाएं निकलती हैं, जिनके शीर्ष सिरे संयुक्त होकर जाल बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक सीरिया जालिकावत सिरा विन्यास। और इसका एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसके। आम है, अमरूद है, बरगद है, पीपल है, गुड़हल है, और भी कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। उनमें एक सीरिया जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। दूसरा आ रहा है बहुसीरिय। नाम ही कह रहा है बहुसीरिय, मतलब इस प्रकार के जालिकावत सिरा विन्यास में पर्णफलक में प्रमुख सिरा की संख्या एक से ज्यादा होती है। अब एक से ज्यादा में गिनती नहीं पता है, बस एक से ज्यादा होती है। और बाद में उन सिराओं से वही सिरिकाएं निकलेगी, शीर्ष सिरे संयुक्त होंगे, जाल बनेगा। जाल बन गया इसलिए जालिकावत सिरा विन्यास। ये भी दो प्रकार का होता है बहुसीरिय भी। पहला अभिसारी और दूसरा अपसारी। हम पहली बात कर लेते हैं अभिसारी। कन्वर्जेंट, अंग्रेजी में कन्वर्जेंट, मल्टी कोस्टेट, कन्वर्जेंट, रेटिकुलेट, वेनेसन। अभिसारी, अभी का मतलब होता है की ओर। ध्यान देना, मतलब इसमें क्या होता है, अभिसारी में पर्णफलक में प्रमुख सिराओं की संख्या एक से ज्यादा होगी। ये पर्णफलक बनाऊं मैं, ये ऐसा सा मैंने पर्णफलक बनाया। ये शीर्ष, ये पर्णफलक का आधार, आधार से लेकर शीर्ष तक पर्णफलक में कई प्रमुख सिराएं होती है। ये देखो शीर्ष के अंदर तक मैंने कई प्रमुख सिराएं आपके सामने दिखा दी। इन प्रमुख सिराओं से सिरिकाएं निकलेंगी जिनके शीर्ष सिरे संयुक्त होकर जाल बन जाएंगे। पर आप देख रहे हो यहां ये सिराएं आधार से निकलकर शीर्ष की ओर जाती है, सबके सब शीर्ष पर जाकर मिल जाती है। प्रमुख सिराएं शीर्ष पर जाकर मिल जाती हैं, आधार से निकलती हैं और शीर्ष की ओर जाती हैं, शीर्ष पर जाकर मिल जाती हैं। इसको बोलते हैं बहुसीरिय अभिसारी जालिकावत सिरा विन्यास। प्रमुख सिराओं की संख्या एक से ज्यादा हो, आधार से निकलकर शीर्ष की ओर जाती हूं, अर्थात सबके सब शीर्ष पर जाकर मिल जाती हूं, और इन प्रमुख सिराओं से सिरिकाएं निकलकर जाल बन जाता हो, तो उसको बोलते हैं बहुसीरिय अभिसारी जालिकावत सिरा विन्यास। और ये इसका बेस्ट एग्जांपल, ये आपको याद करना है, इस्माइलेक्स में पाया जाता है। ये इस्माइलेक्स में अभिसारी, बहुसीरिय अभिसारी जालिकावत सिरा विन्यास होता है। एक और है बहुसीरिय में अपसारी। अपमानी होता है से दूर, मतलब यहां अपसारी में क्या होने वाला है, आ जाइए, अपसारी अपमानी से दूर। नाम ही सब कुछ बता देगा आपको। यहां पर बहुसीरिय अपसारी जालिकावत सिरा विन्यास, बहुसीरिय अपसारी जालिकावत सिरा विन्यास, मल्टी कोस्टेट, डाइवर्जेंट, रेटिकुलेट, वेनेसन। यहां पर पर्णफलक में प्रमुख सिराओं की संख्या एक से ज्यादा होगी। ये सिराएं पर्णफलक के आधार से जब शीर्ष की ओर जाती हैं तो एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। ये देखो, ये आधार, ये शीर्ष की ओर गई, ये एक, ये आधार से प्रमुख सिरा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनसे सिरिकाएं निकलेगी, शीर्ष सिरे संयुक्त होंगे और जाल बन जाएगी। लेकिन बार बार सिराओं की, प्रमुख सिराओं की संख्या एक से ज्यादा है। आधार से निकलकर जब ये शीर्ष की ओर जाती हैं तो फैलती जाती हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, एक दूसरे से दूर होती चली जाती है, इसलिए इसको नाम बोल रहे हैं अपसारी, बहुसीरिय अपसारी जालिकावत सिरा विन्यास। ये कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अरंडी में पाया जाता है, लूफा में पाया जाता है,
कुकुरबिटा खीरा में भी यही पाया जाता है। ये दो प्रकार के बहुसीरीय जालिकावत शिरा विन्यास, ये जालिकावत शिरा विन्यास। हम एक प्रकार का और पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके समांतर शिरा विन्यास। आ जाए, समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास बिल्कुल उसका उल्टा है ये भाई। जालिकावत शिरा विन्यास द्विबीजी पादपों की विशेषता थी, तो समांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री पादपों की विशेषता है, एक बीजपत्री पादपों की विशेषता। पहली बात तो ये, और वही बात है अधिकांश एक बीजी पादपों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। सबकी बात नहीं करी है आपने, अपवाद पढ़े थे पहले। अधिकांश एक बीजी पादपों में, अपवाद स्वरूप कुछ द्विबीजी पादपों में भी समानांतर शिरा विन्यास होता है, जैसे कैलोफिलम में, कोरिम्बियम में। ध्यान से ये याद करना है, कैलोफिलम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये द्विबीजी पादप है परंतु उसमें समांतर शिरा विन्यास होता है। द्विबीजी पादप समांतर शिरा विन्यास युक्त, ये पूछ सकते हैं कैलोफिलम स्पेशली समांतर शिरा विन्यास युक्त, तो इसका एग्जांपल आप बता देंगे, दैट इज कैलोफिलम, कोरिम्बियम, इरिंजियम। आप कैलोफिलम जरूर याद रखेंगे। अब इसमें होता क्या है, इस प्रकार के शिरा विन्यास में पर्णफलक में प्रमुख शिरा से पार्श्व शिराएं निकलती है जो एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए इसका नाम है समांतर शिरा विन्यास। खास बात, यहां सिरिकाएं नहीं पाई जाती है, ध्यान दे, माइनस सिरिका, ये अंतर आ गया। यहां सिरिकाएं नहीं होती है, इस प्रकार के शिरा विन्यास में सिरिकाएं नहीं होती है, इसीलिए समांतर शिरा विन्यास जिस किसी भी पौधे की पत्तियों में होता है वो चौड़ी द्विबीजी पादपों की पत्तियों की तुलना में कम होती है, लंबी ज्यादा होती है, चौड़ी कम। सिरिका नहीं होगी तो उसकी चौड़ाई कम हो जाए, कम फैलेगी पत्ती, और कम फैली हुई पत्ती वाष्पोत्सर्जन भी कम करेगी। इसलिए हम समांतर शिरा विन्यास के लिए एक बात और कहते हैं कि यह वाष्पोत्सर्जन कम करने का अनुकूलन है। वाष्पोत्सर्जन कम करने का अनुकूलन, कम करने का अनुकूलन। अब बात यह आती है कि इसमें पर्णफलक में प्रमुख शिरा होती है, वो कितनी होती है? हो सकता है वो एक हो सकता है वो एक से ज्यादा हो। तो ये भी दो प्रकार का हो जाएगा। नंबर एक सीरीय समांतर शिरा विन्यास, ये आ गया, एक सीरीय समांतर शिरा विन्यास। मतलब इस प्रकार के समांतर शिरा विन्यास में पर्णफलक में प्रमुख शिरा की संख्या एक होती है। ये देखिए, ये पर्णफलक बनाया, ये प्रमुख शिरा आधार से शीर्ष तक फैली हुई एक, इससे फलक कोर तक फैली हुई पार्श्व शिराएं निकलती हैं, ये आप देख रहे हो। ये पार्श्व शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। प्रमुख शिरा एक है जिससे निकली हुई पार्श्व शिराएं हैं, वो एक दूसरे के समांतर है। एक ही प्रमुख शिरा, इसलिए इसका नाम हो गया एक सीरीय समांतर शिरा विन्यास। यह पाया जाता है आपके केला में, आप देख रहे हो, केला में प्रमुख शिरा की संख्या एक ही है। एग्जाम्पल आ गया केला, म्यूजा पेरिडिसिएका में इसी प्रकार का एक सीरीय समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। दूसरा आ गया बहुसीरीय। बहुसीरीय का मतलब वो आ गया बहुसीरीय, प्रमुख शिराओं की संख्या एक से ज्यादा, प्रमुख शिरा एक से ज्यादा। यह भी दो प्रकार का, एक अपसारी और एक अभिसारी। पहले बात कर लेते हैं अपन अभिसारी की। बहुसीरीय अभिसारी समानांतर शिरा विन्यास। वही बात कि यहां पर ये पर्णफलक में प्रमुख शिराओं की संख्या एक से ज्यादा होगी। ये देखिए, ये प्रमुख शिराएं जो आधार से शीर्ष तक फैली हुई होंगी, उनकी संख्या बना रहा हूं मैं एक से ज्यादा। ये सब आधार से निकलकर शीर्ष की ओर जाती है, परंतु यहां सिरिकाएं नहीं निकलती है, जाल नहीं बनता है। इसको बोलते हैं बहुसीरीय अभिसारी समांतर शिरा विन्यास। और ये गेहूं में पाया जाता है, घास में पाया जाता है, बांस में पाया जाता है, और भी कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। और एक है बहुसीरीय अपसारी, बहुसीरीय अपसारी समांतर शिरा विन्यास। अपसारी मानी से दूर, मतलब यहां पर
पर्ण फलक में प्रमुख शिराओं की संख्या एक से ज्यादा होती है, परंतु ये शिराएं जैसे जैसे शीर्ष की ओर जाती है वैसे वैसे ये एक दूसरे से दूर हटती चली जाती है। ये देखिए आप इस डायग्राम में, आप कोई भी दो शिराएं देख सकते हो, ये सेंटर पर एक दूसरे के पास हैं, पर जैसे जैसे शीर्ष की ओर जा रही हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ये देखो, ये यहां पर पास है, आगे जाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। कोई भी दो शिराओं को देख सकते हो, एक दूसरे से दूर हटती जा रही है, तो उसको बोलते हैं अपसारी। इसका बेस्ट एग्जांपल है फेन पाम। फेन पाम जिसको अपन लिविस्टोनिया के नाम से भी जानते हैं, लिविस्टोनिया, ये उसमें पाया जाता है। ये लीजिए, ये आपका शिरा विन्यास एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ है, हमने पूरा पढ़ा है। एक सवाल और बनता है कि जालिकावत शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास में अंतर बताइए। जालिकावत शिरा विन्यास द्विबीजी पादपों की विशेषता, समांतर शिरा विन्यास एक बीजी पादपों की विशेषता। जालिकावत शिरा विन्यास में सिरिकाएं पाई जाती है, समानांतर शिरा विन्यास में सिरिकाएं नहीं पाई जाती है। ये इसके दो मुख्य अंतर थे जो आपने देखे। डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसके दोनों डायग्राम आप देखेंगे, पैकेज पूरा पढ़ेंगे और इतना पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। मिलेंगे अगली क्लास बचे हुए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।